हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। तो क्या हाल चाल आप सभी के? ठीक है, मेक श्योर सब बढ़िया होंगे एंड चैनल सब्सक्राइब किया होगा। ठीक है, और जो जिन्होंने नहीं किया है वो कर लें। ठीक है, सो अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ठीक है, सो ये जो है वो एमकॉम एडवांस अकाउंटिंग का एक चैप्टर है जो कि एमकॉम और सी इंटर वगैरह में आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग वी आर कंटिन्यूइंग विथ एस एम शुक्ला बुक। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं। सो अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी में, ठीक है, बैंकिंग कंपनी और जो नॉर्मल कंपनी होती है उनका अकाउंटिंग थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, जब हम लोग नॉर्मल करते हैं वो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से करते हैं, लेकिन जो बैंकिंग कंपनी का अकाउंट्स होता है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के हिसाब से किया जाता है। ठीक है, जो इनका फाइनल अकाउंट बनाया जाता है, फाइनल अकाउंट्स या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो इनका बनाया जाता है वो एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के हिसाब से, ठीक है ना। तो एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के हिसाब से बनाया जाता है, जो कि अमेंड हुआ था। अमेंड का मतलब चेंजेस। ठीक है, अमेंडेड इन 1991 में इसको मतलब थोड़ा सा एक्ट को अमेंड किया गया था। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ध्यान में रखते हुए फिर जो इस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो 1949 है, इसका सेक्शन 29 में सेक्शन 29 है। अब इसके अंदर शेड्यूल होंगे। ठीक है, तो सेक्शन 29 के अंदर शेड्यूल नंबर 3, ठीक है, शेड्यूल नंबर 3 इसके ये शेड्यूल नंबर 3 में जो फाइनल अकाउंट का वो दिया गया है कि आपको बनाना कैसे है, फॉर्मेट वगैरह। ठीक है ना, तो शेड्यूल नंबर 3 के फॉर्म नंबर ए में है बैलेंस शीट। ठीक है, और फॉर्म बी में है ये एसपीएल। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, स्टेटमेंट या फिर अकाउंट बोल लीजिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स यह फॉर्म नंबर बी में दिया गया है। ये तो हो गई बेसिक चीज़ें थोड़ी सी। और बैंकिंग कंपनी वो जो मनी को एक्सेप्ट करती है, मतलब डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती है और लोन को एडवांस करती है, मतलब लोन्स वगैरह देती है पब्लिक को। ठीक है, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी और पब्लिक को लोन देगी। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट वगैरह भी करती है। तो ये नॉर्मल बैंकिंग कंपनी जानते हो, आपका बैंक अकाउंट में मतलब बैंक में आपका खाता हुआ। ठीक है, तो क्या करती है आप वो इंटरेस्ट का पेमेंट वगैरह भी। ठीक है, तो वो सब बैंक का फंक्शन जो नॉर्मल रूटीन में होता है। ठीक है, वो उनकी हमें अकाउंटिंग करनी है। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को बनाएंगे अपने आप को बैंक का अकाउंटेंट मानते हुए। ठीक है, कि आप जो है वो बैंक का अकाउंटेंट हैं, तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन को आपको उसके अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है। तो आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो अपने आप को वो कंसिडर करके चलना है। ठीक है, तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉर्म नंबर बी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट। ठीक है, और उसके बेसिस पर क्वेश्चंस वगैरह भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, फॉर्म नंबर बी को देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फॉर्म बी, फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट वगैरह देख लेते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इसमें थोड़ा सा मतलब जो है वो लर्निंग कैपेसिटी में लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मेट को लर्न करना पड़ेगा, स्किप नहीं कर सकते हैं फॉर्मेट को। ठीक है, इधर से हो गया ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर, तो ऐसे लाइन अगर पार लोगे तो ये प्रीवियस ईयर, ये करेंट ईयर। ठीक है, और ये हो शेड्यूल। ठीक है, शेड्यूल का मतलब समझो सिंपल नोट्स। ठीक है, नोट नंबर जैसे हम लोग नॉर्मल बैलेंस शीट में क्या करते हैं या प्रॉफिट लॉस में नोट नंबर लिखते हैं, तो नोट नंबर को यहाँ पर शेड्यूल बोला गया है, बस सिंपल। ठीक है, ये हमारा पर्टिकुलर हो गया। पहला नंबर में होता है इनकम। ठीक है, इसके प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग पता है ना 49 के हिसाब से बना रहे हैं, मतलब रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के हिसाब से। इनकम के अंदर दो चीज़ें हैं। ठीक है, इनकम मतलब इंटरेस्ट अर्नड
ये 13 है शेड्यूल, 1 से लेके 12 तक, शेड्यूल नंबर 1 से लेके 12 तक बैलेंस शीट के हैं, बाकी 13, 14, 15 और 16 4 शेड्यूल जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस के। ये बहुत सिंपल सा है, ठीक है। और अदर इनकम 14, बस हो गया ख़त्म। बस इनकम में दो ही चीज़ें हैं, एक इंटरेस्ट, बैंक को इंटरेस्ट का ही इनकम होता है, और अदर इनकम अगर कुछ हुआ हो रखा है, कुछ प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब कुछ एसेट वगैरह कुछ बेचा है उस पर प्रॉफिट हो रहा है, तो वो फिर उस केस में अदर इनकम में चल जाएगा। बस ये टोटल हो गया ए। उसके बाद दूसरा हेडिंग होता है एक्सपेंडिचर का। एक्सपेंडिचर यानी खर्च है। अब बैंक इंटरेस्ट कमा रहा है तो इंटरेस्ट पे भी तो करेगा, तो मेन खर्चा इंटरेस्ट का भी होगा, तो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, इसको बोला जाता है बस इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, कि भाई खर्चा हो रहा है, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, ठीक है। ये 15 शेड्यूल है। और फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बाकी जितने भी खर्चे होंगे, रेंट का खर्चा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है, जितने भी बाकी खर्चे हैं, ठीक है, वो सब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में चल जाएंगे। 16 नंबर, बस खत्म। मतलब एक और चीज़, ठीक है, इसमें मैं एक बोल रहा हूँ, इसमें है एक प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज। प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज, ये नहीं है, ठीक है, ये लाइन नहीं है। प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज, ठीक है, इसका कोई शेड्यूल नहीं है, डायरेक्ट इसका अमाउंट लिखाएगा, ठीक है, और बाकी ये टोटल हो जाएंगे, ठीक है। ये टोटल नंबर ये बी। जो भी इंटरेस्ट से इनकम होगी 13 में चल जाएगा, अदर इनकम 14, ठीक है। उसके बाद टोटल कर लेंगे, उसके बाद खर्चे को माइनस, मतलब खर्चे को जोड़ के फिर माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा, ठीक है। इंटरेस्ट का मेन खर्चा 15 में जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 16। अब प्रोविजंस में प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, सब जो प्रोविजन वगैरह होते हैं ना, सब प्रोविजंस में आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्टली। उसके बाद तीसरा है प्रॉफिट, या फिर बोलो इसको नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, एक साल का नेट प्रॉफिट, ए माइनस बी। ये मान लो इनकम हुआ 10 लाख का और एक्सपेंस हुआ 7 लाख का, मान के चलते हैं, तो यहाँ पर इनकम कितना होगा, 3 लाख का इनकम हो गया ना। 10 लाख का इनकम हुआ, मतलब नेट प्रॉफिट 3 लाख का, इनकम हुआ 10 लाख का, टोटल इनकम, खर्चा हुआ टोटल खर्चा 7 लाख का, तो नेट इनकम टोटल प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट करेंट ईयर का 3 लाख, ठीक है। ऐसे बस एजम्पशन है ऐसे, और कुछ नहीं। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट या फिर लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड, कि आप अगर पिछले साल का कुछ प्रॉफिट या लॉस है तो उसको यहाँ पर एडजस्ट करेंगे, प्रॉफिट होगा तो जोड़ देंगे, ठीक है, और लॉस होगा तो माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर इसको टोटल करते हैं। उसके बाद एक लास्ट होता है एप्रोप्रिएशंस, ठीक है, एप्रोप्रिएशन। तो एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है प्रॉफिट का कुछ पैसा जो है अलग से साइड में निकाल के रखना, एप्रोप्रिएशंस। एप्रोप्रिएशन में ये पहला प्रिपरेशन जो है वो कंपलसरी है, ठीक है, कंपलसरी है, ये बनाना ही बनाना है, क्वेश्चन नहीं बोलेगा बनाने के लिए, आपको खुद से बनाना है। ट्रांसफर टू स्टेट्यूटरी रिजर्व, स्टेट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। अब ये कितना परसेंटेज है, तो मेरे बुक के हिसाब से @25% ऑफ करेंट ईयर प्रॉफिट, ठीक है। ये जो करंट ईयर प्रॉफिट है 3 लाख है ना, 3 लाख का 25% ट्रांसफर, तो आप लोग देख लेंगे, हो सकता है कि ये 20% भी हो, ठीक है, 20% भी हो सकता है। तो आपका इंस्टीट्यूट और स्टडी मटेरियल को देख लेना, वहाँ पे जो रेट होगा उस रेट से आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है इंस्टीट्यूटरी रिजर्व में, ठीक है। भाई मेरे में बुक में करेंटली 25% भी है, काफ़ी ओल्ड भी है, तो 25% के हिसाब से ही ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग देख लेना। उसके बाद कोई दूसरा और रिजर्व बोला है, तो जैसे कि यहाँ 25% ऑफ करेंट ईयर प्रॉफिट 3 लाख, तो 3 लाख का 25% यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। और फिर अगर कोई और रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए बोला है तो ट्रांसफ़र टू अदर रिजर्व, ठीक है, अदर रिजर्व में ट्रांसफ़र कर लो। और तीसरा ट्रांसफ़र टू गवर्नमेंट या प्रपोज डिविडेंड, अगर डायरेक्टर बोला कि प्रपोज डिविडेंड, देखो प्रपोज डिविडेंड का नॉर्मली हम लोग कहीं ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, फुट नोट में दिखाते हैं नॉर्मल, लेकिन बैंकिंग कंपनी इसके हिसाब ये कर रहे हैं, तो इसमें प्रपोज डिविडेंड को भी यहाँ पर हमें एप्रोप्रिएशन मानना है, ठीक है। फिर मान लो प्रीवियस ईयर कुछ नहीं है, तो 3 लाख आया, 3 लाख में जो भी यहाँ पर ट्रांसफ़र किया उसको माइनस करने के बाद जो भी बचेगा
इधर मान लो कुछ नहीं है, रिजर्व में कुछ ट्रांसफ़र नहीं करना है, पर्पस डिविडेंड कुछ नहीं है, तो इस 3 लाख में से ठीक है जो भी बचेगा यहाँ 25% देने के बाद उसको हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे बैलेंस शीट में। ठीक है, चौथा बैलेंस ट्रांसफ़र टू बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर देंगे अमाउंट और बाकी हमारा टोटल हो जाएगा। बस ये नॉर्मल सा फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, इस फॉर्मेट के बेसिस पर वी आर गोइंग टू सॉल्व अ क्वेश्चन। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अच्छा, मैं शेड्यूल को एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, शेड्यूल को एक्सप्लेन कर देते हैं, रुकना जरा। मेन शेड्यूल ये 13 वाला है। ठीक है, इसी को मैं बुक से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे इंटरेस्ट अर्न्ड का जो शेड्यूल नंबर 13 है उसको देखो। इंटरेस्ट, एक तो पहला इंटरेस्ट डिस्काउंट ऑन एडवांसेस या बिल्स, डिस्काउंट ऑन बिल्स सिंपल बोलो कि इसमें आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। शेड्यूल 13 में 3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो इंटरेस्ट का इनकम, एक तो इंटरेस्ट का इनकम, एक डिस्काउंट ऑन बिल और एक इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पर इनकम अगर होता है तो यही आता है। ठीक है, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और बाकी आपको कहीं मतलब इंटरेस्ट में ये देखो, इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ये दोनों एक ही चीज़ है, समझो। तो इंटरेस्ट मिल रहा है कहीं से भी मिले इंटरेस्ट तो यही आएगा। अगर डिस्काउंट ऑन बिल ये क्या है, इसको मैं क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन करूंगा। डिस्काउंट ऑन बिल्स, ठीक है, तो इसको घबराना मत, डिस्काउंट ऑन बिल्स बहुत सिंपल है, समझ जाओगे। और इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, ये 3 चीज़ जो है वो 13 में आएगी। ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट को बेचने से जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो 14 में जाएगा, अदर इनकम में। ठीक है, 14 में। 14 में कमीशन एक्सचेंज ब्रोकरेज है तो ये 14 में जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे तो 14 में जाएगा, मतलब बेचने से लॉस या प्रॉफिट होगा वो जाएगा 14 में। ठीक है, और इनकम से डायरेक्टली अगर मतलब इन्वेस्टमेंट से अगर डायरेक्टली इनकम हो रहा है तो 13 में जाएगा, इनकम और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट को सेल या परचेस करने से मतलब सेल करने से प्रॉफिट या लॉस होगा तो वो केस में अदर इनकम में जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं। बाकी 15 में जो भी इंटरेस्ट पे करेंगे और 16 में दुनिया भर के खर्चे हैं। ठीक है, ये उसको क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग सॉल्व करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिकल का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिकल। तो ये बुक का क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिकल है, जिसमें क्या बोला है, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ इंडियन शेड्यूल बैंक फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2014। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी, ये बैंकिंग कंपनी का अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें बनाना है तो प्रेजेंट शेड्यूल, हमें शेड्यूल बना के दिखाना है बस इस क्वेश्चन में। ठीक है, शेड्यूल 13, शेड्यूल 14, मतलब केवल 4 शेड्यूल होती है प्रॉफिट एंड लॉस में, तो वो 4 शेड्यूल को हमें इस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बनानी है। ये 2013, 2014 प्रीवियस ईयर, करंट ईयर। ठीक है, इसको इनकम और एक्सपेंडिचर दो साइड देकर रखी है, देख लेते हैं इनकम में क्या क्या है। इंटरेस्ट ऑन एडवांस, देखो इंटरेस्ट ऑन एडवांस, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट। तो इंटरेस्ट ऑन एडवांस, एडवांस का मतलब बैंक ने एडवांसेस किया है, एडवांस मतलब लोन दिया है तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट ये एक ही चीज़ है, लगभग ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है कि पैसा आप बैंक से निकाल लिए। ओवरड्राफ्ट का मतलब एक्स्ट्रा पैसा निकाल लिया बैंक से। ठीक है, आपका जो लिमिट है करंट अकाउंट में जितना मान लो जीरो बैलेंस हो गया, उसके बाद भी बैंक फैसिलिटी देती है कि आप करंट अकाउंट अगर आपका है तो जीरो बैलेंस होने के बाद भी आप पैसे कुछ लिमिट तक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट, और ओवरड्राफ्ट पे बैंक का इंटरेस्ट चार्ज करती है, तो इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट पे उसको मिला है तो इंटरेस्ट 13 में जाएगा। डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंट है। ठीक है, ये डिस्काउंट जो है ना ये 13 में जाएगा, इसको याद कर लेना, इसको मैं समझाऊंगा ये है क्या चीज़। तो ये भी जो बिल्स पर जो डिस्काउंट अर्न होता है वो भी 13 में जाता है। इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विथ आरबीआई ये भी 13 में जाएगा। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट ये भी 13 में जाएगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट को सेल करने से जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो 14 में जाएगा। कमीशन ब्रोकरेज ये 14 में जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, ये देखो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो प्रॉफिट होगा 14 में जाएगा। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो लॉस होगा वो भी 14 में जाएगा। प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, तो ये भी 14 में जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग एसेट्स जो भी है तो वो भी 14 में ही जाएगा। एक्सपेंस में इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट अकाउंट, इंटरेस्ट पे किया हो तो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड 15 में जाएगा।
इंटरेस्ट पेबल टू आरबीआई ये भी 15 में जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 16 और प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज। तो एक हेडिंग ही था बैलेंस, मतलब हेडिंग ही था प्रॉफिट एंड लॉस में प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज, ठीक है, शेड्यूल नंबर 16 के बाद। तो वहाँ पे इसको रिकॉर्ड करेंगे। अब इस चारों शेड्यूल को प्रेजेंट करना है, तो चारों शेड्यूल को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देखते हैं कि क्या क्या होता है। शेड्यूल नंबर 13, ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 बनाएंगे। शेड्यूल नंबर 13, इंटरेस्ट अर्नड, ठीक है। ये हमारा प्रीवियस ईयर और ये करेंट ईयर, ठीक है। यहाँ पे बनाते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें आई। हाँ जी, तो बुक होगा तो बुक आप खोल के देख लीजिए, ठीक है, सारी चीज़ों को। इस वीडियो में केवल यही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बाकी को नेक्स्ट में, वरना बहुत लेंदी हो जाएंगे, ठीक है। इंटरेस्ट इन एडवांस कैस्केड ये सब शेड्यूल 13 में जाएगा, ठीक है। तो लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन एडवांस कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, ठीक है। इस पर जो इंटरेस्ट मिला है ये जाएगा, तो ये है 210.41 और 189.18, ठीक है। दूसरा है डिस्काउंट। डिस्काउंट को याद कर लेना है कि यहीं जाएगा, डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड। इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ये होता क्या चीज़ है। डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड 80.29, ठीक है, और 70.02, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विथ आरबीआई। आरबीआई के पास हमारा पैसा पड़ा है तो उस पर इंटरेस्ट मिला है, ठीक है। ये हमारा 37.50 और 40.80 है। उसके बाद इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट इस पे है 150.30 और इधर है 121.20, ठीक है। इसको मैं टोटल करता हूँ, तो इसको टोटल करने पर एक का टोटल करके देखते हैं इधर का। वो 189.18 प्लस कर लेंगे 70.02 प्लस कर लेंगे 40.80 प्लस कर लेंगे 121.20, ठीक है। अब सही है। इसको ये कितना है, 421.2, ठीक है, 421.2 यानी कि 421.20। इसका टोटल करने पर आ रहा है 478.50, ठीक है। ये शेड्यूल नंबर 13 हो गया। अब शेड्यूल बनाते हैं 14। शेड्यूल नंबर 14 जो है वो अदर इनकम का है, ठीक है, अदर इनकम का है। ये प्रीवियस ईयर, ये करेंट ईयर, ठीक है। तो अदर इनकम में है कमीशन, ब्रोकरेज एंड एक्सचेंज, कमीशन, ब्रोकरेज एंड एक्सचेंज, ये है 52.75 और 43.25, ठीक है। नेक्स्ट है सेल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट को बेचने पर जो प्रॉफिट हुआ वह है 3.67 और 4.74। उसके बाद लॉस ऑन सेल, लॉस कहीं पे माइनस करेंगे, ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट को बेचने पर जो लॉस हुआ है 1.17, इसको माइनस करेंगे, और 2.04 इसको माइनस करेंगे, ओके। नेक्स्ट है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो एक्सचेंज ट्रांजेक्शन ये है 21.65 और 15.25। उसके बाद है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एंड एसेट्स,
तो इसको ये दिया है 7.60 और 2.72, ठीक है। इसको टोटल करते हैं, ठीक है। इसको टोटल करने पर आ रहा है, वैसे टोटल करेंगे तो 63.92, इसको टोटल करने पर 84.5, एक बार करके देख लेता हूँ। 43.25 प्लस कर लेंगे 4.74 प्लस माइनस करना है 2.04 माइनस करें प्लस कर लेंगे 15.25 प्लस कर लेंगे 2.72, ये 63.92, तो सही आ रहा है, टोटलिंग सही है, ठीक है। अब ये शेड्यूल हो गया 14 और शेड्यूल 15 बनाते हैं। बस 4 शेड्यूल हमें प्रेजेंट करना था, तो शेड्यूल 13 हो गया, 14 हो गया, अब 15, ठीक है। 15 किसका होता है? इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड का होता है, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर, ये करेंट ईयर। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में बस दो ही चीज़ें हैं कि आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट अकाउंट की जो भी आपके पास डिपॉजिट है, बैंक के पास जो भी डिपॉजिट है, तो बैंक इंटरेस्ट पे करेगी उस पर, उसका खर्चा होगा, ठीक है। खर्चा होगा ये 300.05 है, और ये जो सारे फिगर है ना वो करोड़ में है, ठीक है। और 213.20 है, और इंटरेस्ट पेबल टू आरबीआई, आरबीआई को पे करना है 7.95 और 10.30, ठीक है। बस दो ही इंटरेस्ट है, तो टोटल इसका हो गया ये 308 डायरेक्टली 308.00, और ये 223.50, ये ना हुआ 223.50, ठीक है। और शेड्यूल 14 एक ही ट्रांजैक्शन है, बस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करके है, तो उसको मैं यहीं पे कर देता हूँ। शेड्यूल 16 में है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये दे के रखा है 131.20 और 111.85, बस इतना ही है, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस इतना ही है, तो ये चारों शेड्यूल को प्रेजेंट करके हमें बस दिखाना है, क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। मिलाना है तो मिला सकते हो बुक से, ठीक है, और मैच करने पर लगभग ऑलमोस्ट सब सही है, करेक्ट आया है, ठीक है। अब हमें बस एक्सप्लेन करना है कि ये डिस्काउंट ऑन ये जो बिल है ये क्या होता है, मेरे को बस एक चीज़ और आपको लग रहा होगा, ये कमीशन, ब्रोकरेज और एक्सचेंज, ये तो नॉर्मली खर्चा होता है, नॉर्मली खर्चा होता है, ठीक है। लेकिन बैंक के लिए इनकम है, ठीक है, क्योंकि बैंक किसी के बिहाफ पे कोई काम करेगी तो उससे कमीशन लेगी, ठीक है। बैंक जो होता है बहुत सारे काम करती है किसी किसी के बिहाफ पे, कस्टमर के बिहाफ पे, बिल पे करना, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करना, वहाँ से कैश रिसीव करना, ठीक है। तो उसके बदले बैंक कमीशन चार्ज करती है, तो कमीशन बैंक के लिए इनकम हुई ना, तो बस वही है यहाँ पे नॉर्मल कमीशन, ब्रोकरेज, एक्सचेंज, ये सब चीज़ें बैंक के लिए इनकम है, ठीक है। अब डिस्काउंट ऑन बिल, तो चलिए डिस्काउंट, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड, ठीक है। डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड को डिस्कस करने के साथ साथ रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड को भी कवर करेंगे। ओके, थोड़ा सा लेंदी होगा पर एडजस्ट कर लेना यार, ठीक है ना, इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। तो अब डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये देखते हैं कि ये जो इंसान है वो कौन है, ये है सेलर, ठीक है, ये मान लेते हैं सेलर है। ओके, यहाँ पर एक है, वो कौन होगा, ठीक है, ये हुआ कस्टमर, मतलब कि बायर, परचेसर, जो सामान खरीदेगा। ओके, अब सेलर ने इसको लेट सपोज कि 2 लाख का गुड्स सेल किया है, ठीक है, वो भी क्रेडिट में, उधार में, ठीक है। इसके पास पैसे नहीं थे तो इसने क्या किया है कि इसको सामान दे दिया है उधार में, ठीक है। अब क्या करेगा कि ये बोल रहा है कि मैं 3 महीने के बाद आपको पे करूँगा, तो सेलर ने क्या किया, एक बिल बनाया, ठीक है, एक बिल ड्रॉ किया, और इस बिल में ये साइन किया, मतलब एक्सेप्ट किया, साइन करके बिल को एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई, और ये बिल जो है इसी के पास रहेगा,
ठीक है। अब 3 महीने के बाद क्या होगा कि जो ये सेलर है इस बिल को लेके आएगा इसके पास और ये पैसा लेगा, कलेक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन इसको जो है पैसे की रिक्वायरमेंट अभी है। पैसे की रिक्वायरमेंट क्या है, ये 2 लाख का बिल है और इसको पैसे की रिक्वायरमेंट अभी है, लेकिन ये बोल रहा है कि मैं तो 3 महीने के बाद दूंगा, ठीक है। लेट्स सपोज कि बिल का पीरियड है 3 मंथ, ठीक। तब ये क्या किया, सेलर जो क्या किया, इस बिल को लेकर कहाँ गया, बताओ कहाँ गया। ये क्या चीज़ है जी, ये है आपका बैंक, ठीक है। यह है आपका बैंक, ये बैंक के पास गया, ठीक है। और बैंक को जाके क्या बोलता है, ठीक है, ये बिल को लेकर ये जो सेलर है ये बैंक के पास गया। बैंक के पास कि ये मेरे पास बिल है, ठीक है, इस कस्टमर का बिल है, ठीक है। आप इस बिल का पैसा मुझे अभी अभी पे करो, आप 3 महीने के बाद इससे कलेक्ट कर लेना, ठीक है। आप क्या करो, 3 महीने के बाद इसे कलेक्ट कर लेना। ये 3 महीने का बिल है, ठीक है। ये 3 महीने के बाद आपको पे, मतलब मेरे को पे करेगा, तो मैं अभी आपसे ले रहा हूँ और ये आपको पे कर देगा, ठीक है। तो ये छोटी सी कहानी है। तो ये बिल लेके इसके पास गया, ठीक है। तो बैंक को बोला कि अगर ये 2 लाख का बिल है, अगर अभी मैं आपको 2 लाख दे दूँ, ठीक है, और मुझे 3 महीने के बाद भी इसे 2 लाख मिलेगा, तो मुझे फ़ायदा क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। तो अभी ये क्या करेगा ना, जो बैंक है वो क्या करेगा, इस बिल, जो बिल है ये 2 लाख का, ठीक है, ये 2 लाख अमाउंट इसको नहीं पे करेगा। ये जो सेलर है इसको 2 लाख जो अमाउंट है वो नहीं पे करेगा, इसमें से कुछ पैसा काटेगा, ठीक है। लेट सपोज एग्जांपल के रूप में मान लेते हैं कि 20,000 रुपये काट लिया, ठीक है, 20,000 रुपये काट लिया, ठीक है। तो 2 लाख में से 20,000 रुपये अभी बैंक रख लिया, ठीक है। और उसमें से जो बाकी बचा 1,80,000 रुपये, ठीक है, 1,80,000 रुपये, ये पैसे किसको दे दिया, सेलर को दे दिया, ठीक है। सेलर को दे दिया, 1,80,000 अभी दिया, ठीक है। और इस बिल के अगेंस्ट, इस बिल के अगेंस्ट इस बैंक को 3 महीने के बाद कितने पैसे मिलेंगे, हाँ 2 लाख पूरा मिलेंगे। ये जो इंसान है इससे कलेक्ट करेगा बैंक, ठीक है, तो 2 लाख पूरा मिलेगा। तो 1,80,000 दिया, अभी दिया सेलर को, बैंक ने क्या किया, 1,80,000 दे दिया और बाकी 3 महीने के बाद 2 लाख कलेक्ट करेगा, तो 20,000 का क्या हुआ उसको, 20,000 को फ़ायदा हुआ ना, 20,000 को फ़ायदा। तो यहाँ पे अल्टीमेट हुआ क्या, अल्टीमेट हुआ क्या कि जो ये 20,000 हुआ बैंक को फ़ायदा हो गया, इनकम हुआ, ठीक है। इस इनकम, इसी को बोलते हैं डिस्काउंट, इसी को क्या बोलते हैं, डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड। ये सेलर क्या किया, बिल लेके आया बैंक के पास और अल्टीमेटली बैंक ने इस बिल को क्या किया, डिस्काउंट किया। बिल को डिस्काउंट करने पे इनकम कितना हुआ, 20,000। इस 20,000 को बोलेगा डिस्काउंट अर्नड। बैंक क्या बोलेगा कि ये मेरा डिस्काउंट अर्न हो गया, ठीक है। सेलर ने बिल डिस्काउंट कराया, बिल डिस्काउंट कराने पे सेलर को 1,80,000 मिले, ठीक है। और जो बाकी 20,000 है, इस 20,000 बैंक का इनकम हुआ, ठीक है। और इस बिल, और ये बिल क्या किया, अभी एक तरीके से ये बिल जो है वो बैंक ने खरीद लिया है, ठीक है। बिल जो है बैंक ने परचेस कर लिया है। तो इस बिल को बैंक क्या बोलेगा, बैंक बोलेगा बिल, ये बिल है ना, बिल परचेस्ड एंड डिस्काउंटेड, बिल परचेस एंड डिस्काउंटेड, बिल परचेस एंड डिस्काउंटेड, ठीक है। 2 लाख का बिल परचेस किया, ठीक है, और 20,000 का इनकम किया और 1,80,000 उस कस्टमर के अकाउंट में जमा कर दिया, यानी कि सेलर के अकाउंट में। अगर एंट्री अगर लिखना चाहो तो एंट्री, ठीक है, तो एंट्री में सिंपल है, बिल परचेस किया तो बिल कंपनी के लिए क्या है, मतलब ये बैंक के लिए क्या है, एसेट है, एसेट, ओके। तो बिल परचेस्ड एंड डिस्काउंटेड, बिल परचेस एंड डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, ठीक है। ये 2 लाख का बिल जो है वो परचेस किया और डिस्काउंट कराया, ठीक है। और जिसमें से 20,000 पैसा काट लिया, ठीक है, तो इसको बोलेंगे डिस्काउंट अर्नड अकाउंट, डिस्काउंट, डिस्काउंट अर्नड, डिस्काउंट अर्नड हो गया 20,000 का। और बाकी जो पैसा है वो तो कस्टमर के अकाउंट में जमा करेगा, ठीक है। कौन लेके आया था, सेलर ना, तो सेलर के अकाउंट में 1,80,000 जमा करेगा। 3 महीने के बाद क्या होगा कि इसको जो है बैंक को 2 लाख पूरा पूरा पैसा मिलेगा, ठीक है। 1,80,000 अभी इसके अकाउंट में दे दिया, ठीक है, 2 लाख 3 महीने के बाद मिलेगा, तो 20,000 का अल्टीमेट वो फ़ायदा हुआ, ओके। ये जो 20,000 रुपये है इसी को बोला गया है डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड, ठीक है। डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड, कितना पैसा काट के वो रख लिया इनकम के रूप में, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, ठीक है। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड को मैं नेक्स्ट पेज में एक्सप्लेन करता हूँ। रिबेट ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड भी मिलेगा, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है जैसे कि सेम कहानी चलती है, बस मान लो ये आपका करेंट ईयर हो गया
और इसके बाद का 1 साल और ले लेते हैं, ठीक है। करेंट ईयर लेट सपोज कि 2023-24, ठीक है। ये 31 मार्च 2024, 1 अप्रैल से ये 2024 और 31 मार्च 2025, ये नेक्स्ट ईयर मान के चलते हैं, नेक्स्ट ईयर, ठीक है। और ये 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2023 से 2024, 2023-24 1 साल, 2024-25, ठीक है, नेक्स्ट ईयर। अब क्या हुआ कि कोई जो है इसमें मैं थोड़ा सा और बता दूँ, ये बिल, हाँ इसमें मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। इसका लेट देते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। ये जो बिल का पीरियड था वो 3 महीने का था, 3 महीने का था जो बिल था वो 3 महीने का था ना जी। तो लेट सपोज कि इसका जो बिल जो है वो बैंक के पास जो गया था वो 1 जून को गया था। 1 जून से 3 महीने का था, जून जुलाई अगस्त, ठीक है, जून जुलाई अगस्त, ठीक है, अगस्त 31 अगस्त, ठीक है, लास्ट डेट, ठीक है। तो बिल का जो पूरा रहा, जून से पूरा जून रहा, ठीक है, पूरा जून रहा, पूरा जुलाई रहा, पूरा अगस्त रहा, लेट सपोज 1 जून से 1 जुलाई तक, 1 जुलाई से 1 अगस्त से 31 अगस्त तक पूरा, ठीक है। 3 महीना का पीरियड बस समझो कि 3 महीना जो पीरियड है वो तुम्हारा करेंट ईयर में ख़त्म हो गया। तो ये पूरा जो बिल है, बिल का ड्यूरेशन करेंट ईयर में ख़त्म हो गया, तो ये करेंट ईयर का इनकम मान लिया जाएगा, वो 20,000 रुपये, ठीक है। अब वही बिल, लेट सपोज कि वही बिल यहाँ पर मान के चलते हैं 1 जनवरी को, जनवरी फरवरी मार्च तो ख़त्म हो जाएगा बिल का डेट, मतलब बिल का वो चेंज कर दे। थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूँ कि 5 मंथ्स का लेट सपोज कि जो बिल है वो है 5 मंथ्स का, और 1 जनवरी को वो सेलर ले गया बैंक के पास, ठीक है। तो बिल का पीरियड काउंट करो कि वो बिल का पीरियड एक्सपायर कब हो रहा है, बिल का पीरियड एक्सपायर कब हो रहा है, ठीक है। तो जनवरी पूरा रहेगा, फरवरी पूरा रहेगा और मार्च पूरा रहेगा, ठीक है। एक तरीके से ये 1 महीने 1 महीने और 1 महीने, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने इधर हो गए, उसके बाद अप्रैल और मई, ठीक है, 2 महीने इधर हो गए। बैंक जो है वो डिस्काउंट करा था, बिल जो है वो डिस्काउंट करा था 20,000 रुपये एक तरीके से, और वो इनकम मान लिया था पिछले बार तो यही हुआ था ना, 2 लाख में से 20,000 काट के 1,80,000 जमा कर दिया था कस्टमर के अकाउंट में, ठीक है, और 20,000 को इनकम अपने प्रॉफिट एंड लॉस में शो किया होगा, ओके। लेकिन यहाँ पे क्या हो रखा है कि ये जो बिल का पीरियड है वो केवल इसी साल में, मतलब जो करेंट ईयर में है वो पूरा बिल का पीरियड नहीं आ रहा है। बिल का पीरियड है 5 महीने, और 5 महीने में से जो 3 महीने हैं वो करेंट ईयर में आ रहे हैं और 2 महीने जो नेक्स्ट ईयर में आ रहे हैं, ठीक है। अब बिल जो है वो पैसा काटा किस लिए था, जो 20,000 रुपये वो डिस्काउंट करा था वो इसलिए काटा था क्योंकि इस बिल के अगेंस्ट पैसा उसको बाद में मिलेगा। अभी जो बिल, लेट सपोज कि आज अगर बिल डिस्काउंट करते 1 जनवरी को, ठीक है, तो बैंक के पास से अभी 1 जनवरी को पैसा चला जाएगा, ठीक है, और इस बिल के अगेंस्ट में उसको पैसा कब मिलेगा, आफ्टर 5 मंथ, ठीक है। आफ्टर जब 5 मंथ उसका मैच्योरिटी पीरियड होगा, तो 5वें महीने के लास्ट में जब उसका मैच्योरिटी पीरियड होगा तो उस दिन का पैसा मिलेगा, ठीक है। तो इस पूरे 5 महीने लेट से पैसा मिलेगा बैंक को, इसलिए तो वो एक तरीके से ये 20,000 रुपये काटा ना, 20,000 रुपये काटा, ठीक है, इनकम दिखाया 5 महीने का इनकम 20,000 रुपये, ठीक है। तो क्या 5 महीने इसी साल ख़त्म, मतलब इसी साल में आ रहे हैं करंट ईयर में, तो नहीं, 5 महीने में से 3 महीने तो इस साल आ रहे हैं, 2 महीने नेक्स्ट ईयर आ रहे हैं। तो इस 20,000 को 5 मंथ्स में डिवाइड कर लो, इस 20 महीने को, क्योंकि 20,000 जो है वो टोटल 5 महीने का है, ठीक है। तो मैं इस प्रकार से मैं दिखाता हूँ,
20,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 3 और 20,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 2, ठीक है। तो 12,000 और 8,000, इसको कैलकुलेट करो कितना ही आएगा। तो 12,000 जो है वो एक तरीके से 3 महीने का है। 12,000 जो है वो 3 महीने का है, ठीक है। और 3 महीने करेंट ईयर में ख़त्म हो रहे हैं। तो बैंक क्या करेगा, इस 20,000 में से ये टोटल जो अर्निंग हुआ है, मतलब टोटल जो पैसा रिसीव हुआ है, पैसा काटा है, 20,000 में से 12,000 को इनकम दिखाएगा, इनकम दिखाएगा, और 8,000 को इनकम नहीं दिखाएगा। इनकम क्या करें, नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो जो इनकम है, ये जो 8,000 अभी रिसीव कर लिया है, ठीक है, इस 20,000 में, ये जो है वो अगले साल का है। अगले साल इसका जो पीरियड है अगले साल में आ रहा है ना, तो इसको अगले साल इनकम कंसिडर करेगा, ठीक है। इस 8,000 को इनकम कंसिडर कब करेगा, नेक्स्ट ईयर करेगा, नेक्स्ट ईयर इनकम करेगा, ठीक है। तो 20,000 में, ठीक है, ये पूरा डिस्काउंट रिसीव हो गया। तो 20,000 में इस बार इनकम कंसिडर कितना नहीं करना है, तो इस बार इनकम 8,000 कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। तो 8,000 को माइनस करेगा, तो कितना इनकम कंसिडर करेगा, 12,000। तो 8,000 जो इनकम कंसिडर नहीं कर रहा है, इसी को बोलते हैं रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, समझे। कि बिल हमने डिस्काउंट करा 20,000 इनकम, ठीक है। क्या ये जो पीरियड है, ठीक है, ये जो बिल का पीरियड है, ठीक है, ये 20,000 हमने काटा पैसा है, वो क्या इसका पूरा पीरियड इसी साल खत आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। 3 महीने इस साल आ रहा है, 2 महीने नेक्स्ट ईयर आ रहा है। तो 3 महीने, इसका 3 महीने निकाल लो, ठीक है। 3 महीने निकाल लो इसका कि 3 महीने की इनकम कितना होगा, ठीक है। वो इस बार इनकम मान लो, और जो 2 महीने नेक्स्ट ईयर में आ रहे हैं उसको नेक्स्ट ईयर इनकम मानेंगे, ठीक है। उसको क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर इनकम मानेंगे, ठीक है, इस टाइप से। तो एंड में यहाँ पर क्या हो रहा है कि एंड में जितना भी रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड होगा, रिबेट का मतलब एंड में हमने क्या किया कि जितना इनकम नहीं मानना है उसको क्या बोल दिया, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड बोला, ठीक है। जितना इनकम नहीं मानना है तो उसको माइनस करेंगे, ठीक है। एंड वाला क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। किस में से, डिस्काउंट में से। डिस्काउंट जो भी हुआ है, डिस्काउंट अर्न जो भी, उसमें से एंड वाला रिबेट जो है वो माइनस करेंगे, क्योंकि वो इस साल इनकम नहीं मानेंगे, उसको नेक्स्ट ईयर इनकम मानेंगे। लेट सपोज नेक्स्ट ईयर में आपने 50,000 का बिल डिस्काउंट किया, जो बैंक है उसने 50,000 का। तो सबसे पहले क्या होगा, जो ये जो 2 महीने वाला पैसा 8,000 था, इसको हमने यहाँ पर इनकम नहीं माना था, तो सबसे पहले यहाँ पे इनकम मानेंगे, इनकम क्या कर लेंगे, मान लेंगे। तो क्या करेगा, ओपनिंग वाला जो यहाँ पे आया होगा, ये जो 8,000 क्या होगा, ओपनिंग का रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट दिखेगा नेक्स्ट ईयर के लिए। इस साल का क्लोजिंग में दिख रहा है इनकम नहीं माना है, तो अगले साल वो बिगिनिंग में उसको इनकम मान लेंगे, ठीक है, उसको इनकम मान लेंगे। तो अगले साल नेक्स्ट ईयर क्या होगा, नेक्स्ट ईयर की जो भी डिस्काउंट होगा, ठीक है, जो भी डिस्काउंट होगा उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जो पिछले साल इनकम नहीं माने थे उसको इस बार इनकम मानेंगे, ठीक है। तो जो रिबेट था ओपनिंग वाला, ओपनिंग वाला उसको ऐड करेंगे, ठीक है। 8,000 क्या कर लेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। तो क्लोजिंग वाला माइनस करना है, ठीक, क्यों माइनस करना है, क्योंकि इस बार हमने इनकम नहीं माना, ठीक है। ओपनिंग वाला प्लस करना है, क्योंकि ओपनिंग वाला वो पिछले बार इनकम नहीं माना होगा, लेकिन इस बार हमने इनकम मान लेंगे, ठीक है। तो वो ओपनिंग वाला ऐड करेंगे, ठीक है। एंट्री वगैरह देखना है तो देख लो, ठीक है, एंट्री क्या होगा इसका एंट्री, ठीक है। तो सबसे पहले बिल परचेस किया, ठीक है, वही जो नॉर्मल बिल परचेस्ड एंड डिस्काउंटेड, एंड डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट, लेट सपोज 2,00,000, वही 2,00,000 का बिल, ठीक है। टू डिस्काउंट अर्न अकाउंट, टोटल हमने डिस्काउंट अर्न किया कितना, 20,000, और टू कस्टमर अकाउंट, टू कस्टमर अकाउंट में कितना गया, 1,80,000, ओके। डिस्काउंट अर्न हम पूरा दिखाएंगे, और एक और एंट्री पास करेंगे कि इतना डिस्काउंट नहीं दिखाना है। तो 20,000 में से 8,000 डिस्काउंट नहीं दिखाना है, क्योंकि उसका पीरियड जो है वो नेक्स्ट ईयर में आ रहा है, ठीक है। तो उसको बोलेंगे डिस्काउंट को कम करना है, क्योंकि 20,000 डिस्काउंट हमने अर्न मान लिया है, लेकिन एक्चुअल में अर्निंग जो है वो 8,000 नहीं हुई है, तो उसको कम करेंगे। तो डिस्काउंट अर्न को डेबिट करेंगे, डिस्काउंट अर्न अकाउंट डेबिट 8,000, ठीक है। इसको डमी अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, नकली खाता में। टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट 8,000, ठीक है। ये 31 मार्च की एंट्री हो गई, लास्ट में यही तो हमने किया।
ठीक है, 20,000 में से 8,000 को हमने इनकम नहीं माना, 20,000 क्रेडिट था और डेबिट कर दिया 8,000, मतलब इनकम नहीं माने, तो माने कितना, 12,000 इनकम माने अल्टीमेट। ठीक है, और रिबेट, और जब अगले साल एंट्री क्या होगा, जस्ट एंट्री रिवर्स हो, क्योंकि अगले साल ये जो 8,000 रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट का मतलब क्या है कि हमने इनकम नहीं माना, तो अगले साल क्या करेगा, इसको इनकम मान लेना है, तो इसको मान लेना है तो इसको उल्टा कर देना है एंट्री, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड डेबिट टू डिस्काउंट अर्न अकाउंट। ठीक है, इस प्रकार से नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में, नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में, ठीक है, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड डेबिट टू डिस्काउंट अर्न अकाउंट, डिस्काउंट अर्न अकाउंट, तो 8,000 और 8,000 ओपनिंग वाला हमने क्या किया, इनकम में इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी एंट्री हो गई। ठीक है, तो ओपनिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड की एंट्री हो गई, सिंपल। और करेंट ईयर में जो भी हमने क्या बोलते हैं डिस्काउंट अर्न किया है, ठीक है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, इसको 31 मार्च को जो डिस्काउंट कितना बचा, डिस्काउंट अर्न अकाउंट डेबिट, 20,000 में से 8,000 तो नहीं माना, तो बाकी 12,000 माना, तो 12,000 को कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, 12,000 का प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, और ये जो बिल परचेस एंड डिस्काउंटेड था, इधर था ना, बिल परचेस एंड डिस्काउंटेड, ये एक तरीके से एसेट है। ठीक है, तो इसको बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो शेड्यूल 9 में इसको दिखाया जाएगा। ओके, और इंटरेस्ट को, जो इंटरेस्ट अर्नड है, ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस के शेड्यूल 13 में दिखाया जाएगा। ओके, शेड्यूल 13 में। तो ये रही रिबेट ऑन पे डिस्काउंट से रिलेटेड। ठीक है, तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो विद क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू।